मैं अलका गौतम, हरदोई यूपी से। ऐड इसमें लिखा है अपने झूले की सीटें भर लें। पिछले किसी अध्याय में मैंने कहा था कि अच्छी बिक्री एक ऐसी जमीन पर बोने और काटने की तरह होती है जहां फसल साल भर उगती है। बोना और काटना पूरे साल, इसके बारे में सोचने का एक और तरीका है फेरिस झूला। सर, ठीक है, बोलिए। पूरा पढ़ दें? हाँ, पढ़िए पढ़िए। जी। अगर आपने कभी फेरिस झूला देखा है तो आप जानते हैं कि यह कैसे काम करता है। उसे चलाने वाला आदमी एक बार में एक एक करके सीटों को भरता है। लोग उतरते हैं, वह उनकी सीटों को भरता है, झूले को थोड़ा घुमाता है, अगली सीटों को भरता है और ऐसा तब करता रहता है जब तक कि सीटों पर बैठे सभी पुराने लोग उतर ना जाएं और नए लोग बैठ ना जाएं। फिर झूला कुछ समय तक घूमता है, उसके बाद वह इसे रोक देता है और एक बार फिर खाली करने तथा भरने की प्रक्रिया दोहराता है। अच्छी बिक्री भी इसी तरह होती है। फर्क बस इतना है कि झूला हमेशा थोड़ा घूमता रहता है ताकि कुछ लोग, वे लोग जिन्हें आपने अभी अभी बेचा है, कुछ समय के लिए उतर सके और दूसरे वे लोग जिन पर आप अभी अभी काम करना शुरू कर रहे हैं उस पर चढ़ सके। जब उनका चक्कर पूरा हो जाता है तो वे खरीदने यानी अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार होते हैं और कुछ समय के लिए उन्हें बदलने की जरूरत होती है। गौर करें, कुछ समय के लिए, क्योंकि कोई भी जन्मांतर के लिए कार नहीं खरीदता है। लोग 2, 3 या शायद 5 सालों के लिए एक कार खरीदते हैं और फिर वे दूसरी कार के लिए तैयार होते हैं, चाहे उन्हें यह बात मालूम हो या ना मालूम हो। लेकिन अगर आप सही रिकॉर्ड, फाइल और डायरी रखते हैं तो कई बार तो आपको यह बात उनके जानने से पहले ही पता चल जाती है। ओके सर। थैंक यू। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अपने झूले की सीट भर लें। अच्छा, कितने लोग समझ पाइए फेर झूला क्या होता है? कितने साल इस बात को समझ पाए हैं कि फेर झूला क्या होता है? सर जो राउंड में झूला चलते हैं, जी, ऊपर एक कुंडी में लगी तो राउंड में चलता रहता है, कई लोग बैठे रहते हैं उस पे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये दिया गया है कि जैसे आप एक बार बिक्री कर लिए, एक बार आपने सेल कर लिया है, तो जिनको आपने सेल किया हुआ है उनको छोड़ करके जो अभी और सेल आउट होने वाले, जो आपकी टीम में और भी लोग हैं, उन पर नज़र मारते हुए आप चलें। क्योंकि एक व्यक्ति ने एक बार परचेजिंग कर लिया है, अब आप उन्हें ही बार बार परचेजिंग के लिए प्रेशर करते रहेंगे महीने के अंदर में, तो आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे इस महीने आपने जो सेलिंग की है, अब उनका रिकॉर्ड अपने पास रखिए, उनको किस चीज़ के लिए आपने दिया, क्या किया। कहने का तात्पर्य ये होता है कि जो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, यानी जो सर्कल वाला झूला आपका चल रहा है, उसमें अगर लोग चढ़ेंगे उतरेंगे नहीं, यानी खरीदारी करते नहीं रहेंगे आपकी टीम में, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ने वाला है? नहीं बढ़ने वाला है। आइए थोड़ा आगे चलते हैं। जी मैम, कंटिन्यू। यस सर। प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र। पिछले अध्याय में मैंने एक उदाहरण दिया था जिसमें मैंने स्टीच कोवलस्की को फेरिस झूले की एक सीट पर बैठा दिया था। मैं जानता हूं कि वह कौन सी कार चलाता है। वेट वेट इसलिए मैं जानता हूँ। वेट मैम, वेट। यस सर। आप लोगों को याद होगा पिछले बृहस्पतिवार को हम लोग जो 5 पेज का स्क्रीनशॉट पढ़े थे, उसमें ये नाम आया था। किसी को याद है क्या? कोई साथी जिनको याद हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है।
जी दारगाह सर, आपको याद है क्या? हैंड राइज किए हैं, माइक ऑन कीजिए। नहीं याद है, कोई बात नहीं है। मालूम इसमें क्या हुआ था कि जो ये सर इंसुलिन का कुछ नाम था वो। जो ये लेखक हैं जिन्होंने लिखा हुआ अपनी बायोग्राफी लिखी हुई है, वो ऐसे ही कॉल करते हैं अननोन नंबर पे, और वो एक नाम से मतलब प्रमोट करते हैं, बुलाते हैं उनको कि फला व्यक्ति बोल रहे हैं और उन्होंने कार के लिए मेरी बात हुई थी, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि बिजनेस स्टार्टअप के लिए बात किया था, जबकि हमारी आपकी बात हुई नहीं है। और सुमित्रा मैम, आपको याद होगा कि आपके पास कॉल आई थी कि आपने एक ऑनलाइन फॉर्म भरा था, ऐसा कुछ था क्या मैम? सर, बताइए ज़रा। जी सर, वो डायरेक्टली फोन किए तो कह रहे हैं कि मैम आप वर्क फ्रॉम होम के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था। मैंने तो खुद ऑलरेडी मैं कर रही, तो मैं क्यों अप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू। तो कहने का मतलब ये जो नाम दिया गया ना, यही से वो बात ये हुई होता सर। है कि आप लोग भी ना इसी प्रकार से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बट एक्सपर्ट बनते हुए। होता क्या, जब हम लोग कॉलिंग करते हैं थोड़ा डरते रहते हैं, ऐसा ना हो कि वो हमें ही कुछ कह दे। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यस। बोलिए और 2 कदम आगे बढ़ के बात कीजिए, जो पिछली बार ही बताया गया था कोवल्स्की के नाम से। ओके मैम, कंटिन्यू। इसकी मैं जानता हूँ कि वह कौन सी कार चलाता है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वह शायद अदला बदली करना चाहेगा। मैं यह भी जानता हूँ कि उसकी कार कितनी पुरानी है, इसलिए कमोबेश मुझे पता होता है कि नई कार खरीदने के लिए उसे कितने पैसों या कर्ज की जरूरत होगी। मैं जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है और शायद यह भी कि वह कहाँ काम करता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि उसे उधार देने में कितना जोखिम है और वह कहाँ से उधार लेना पसंद करेगा। क्रेडिट यूनियन, छोटी लोन कंपनी या जो भी हो। और मैं यह बात भी जानता हूँ कि वह कब वह किसी नई कार की तलाश शुरू करेगा, इसलिए मैं उसके देखना शुरू करने के कुछ सप्ताह पहले उसे दोबारा फोन करूंगा। नतीजा यह होगा कि मैं शायद उससे मिलने वाले दूसरे सेल्समैनों से आगे रहूंगा। वास्तव में अगर मैं इस काम को सही तरीके से करूं तो हो सकता है कि मैं ही इकलौता सेल्समैन रहूं जिससे वह बात करेगा। वह मेरे झूले पर बैठा हुआ है और मैं सटीकता से जानता हूं कि कहां। आइए सच्चाई का सामना करें। बहुत बार ऐसा नहीं होता है। कई बार कोई आदमी आपको इतना ज्यादा नहीं बताएगा, या शायद आपको यह भी पता नहीं होगा कि आपके झूले पर कौन बैठा हुआ है, क्योंकि आपने किसी को डाक भेजी थी और उसने यह अलग रख दी, लेकिन आपको इसका पता नहीं चला। वेट। इससे दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या था, जैसे हम लोग जिससे बात करते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं ऑलरेडी। इस बात को आप लोग भली भांति जानते हैं कि जिसको भी आप कॉल करते हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, चाहे उनका प्राइवेट कोई जॉब हो या उनका कोई अपना छोटा मोटा धंधा होता है। तो यहाँ पे जो कार दी गई है ना, कितनी पुरानी है, तो आप उनकी जॉब से आप कनेक्ट कीजिए। प्लस में आप ये अनुमान लगाइए कि उनको या वो कब अपने लिए एक साइड से इनकम का रास्ता खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने कॉल किया और ऑन द स्पॉट आपको बिजनेस बताना है और अपनी टीम में शामिल करना है, इनकम करना है, उनको टारगेट देना है, ऐसा कुछ नहीं। आप उनसे बातचीत कीजिए और उनसे मतलब ये चीज़ निकालने का प्रयास कीजिए कि उनको कब तक ज़रूरत पड़ सकती है एक साइड इनकम की, क्योंकि जब तक आप हाव भाव बातचीत नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये माध्यम दिया गया है कि जब वो सोचना चाहते हैं, जो आप जॉब कर रहे हैं ना, उनके विषय में उनसे बात कीजिए। और ज़रा से भी आपको लगे हल्का सा कि इस बंदे को ज़रूरत है, आपको लगेगा कैसे, अभी कल आपने नोट किया होगा, देवेश सर शुरुआत में लगभग 7 से 8 मिनट वो टोटल प्रोस्पेक्टिंग के विषय में बात किए थे। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? कल देवेश सर शुरू में यस सर। टोटल प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर ही बात किए थे कि क्या काम हो सकता है, महीने में कितनी, इनकम को लेकर के। हाँ, 1 साल में कितनी इनकम हो सकती है, प्लस में अगर 15 साल जॉब किए तो कितना इनकम कर सकते हैं, फिर 20 साल किए तो कितना हो सकता है। इस प्रकार से आप लोग भी थोड़ा सा सर्च करने का प्रयास कीजिए। सो यहाँ पे देखिए दिया क्या गया, डाक भेजी थी। हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने
व्हाट्सअप लिंक भेजा था। हमने उनको व्हाट्सअप पे मैसेज भेजा था और वो उन्होंने मैसेज क्या पता अलग कर रखा हो, क्योंकि इस चीज़ को मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। अभी जैसे मैं ग्रुप मेंशन करता हूँ तो ग्रुप मेंशन में क्या होता है, कई लोग मुझे रिप्लाई करते हैं हाय करके। मेरी क्या गलती होती थी कि मैं उन्हें रिप्लाई देता तो था बट कॉल नहीं करता था। कल मैंने एक कॉल की, वो रेड आईडी बनी। आज मैंने एक कॉल की, वो रेड आईडी तक नहीं आई है बट प्लान तक आए थे। तो ये जो डाक भेजी का मतलब है कि जो आपने मैसेज किया हुआ है ना, किसी ने भी अगर उस पर एंगेजमेंट दिया हुआ है तो आप उस पर फोकस बना कर रखिए। ओके मैम, कंटिन्यू। यस सर। इससे दरअसल कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा मतलब है कि कुछ फोन कॉल करके स्टीव पोलस्की को पाना बेहतरीन है, जो कि एक अच्छा संभावित ग्राहक है या शायद पहले ही योग्य ग्राहक है। लेकिन स्पगेटी एक खाद्य सामग्री का फेंका जाना ना भूलें। आप इसे उछालते रहें, इसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो चिपक ही जाएगा। हो सकता है कि जब मैं कोलस्की को दोबारा फोन करूं, तब तक उसकी लॉटरी लग चुकी हो और उससे पहले ही वह रॉल्स रॉयस कार खरीद चुका हो। लेकिन उससे क्या, मैं उससे पूछूंगा कि क्या वह किसी दूसरे को जानता है जो कार खरीदने वाला है। कोई रिश्तेदार जो डिनर पर आया था, उसकी दुकान का कोई कर्मचारी, शायद कोई पड़ोसी जिसकी कार कल तबाह हो गई थी, या शायद मैं उसे बधाई देकर उससे पूछ लूं कि उसने वह लॉटरी टिकट कहाँ से खरीदा था, फिर मैं उसे सुझाव दे सकूं। ओके, थैंक यू। देखिए ओके दोस्तों, सर। यहाँ पे क्या लिखा है, एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है जो मैंने इसको रेड किया हुआ है, सॉरी ग्रीन किया हुआ है, ये वाली लाइन। इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ जो मुझे समझ में आया, वो ये आया कि जैसे यहाँ पे बात क्या थी कि जैसे मान लीजिए आपकी बात हो रही है निशा धारगावे सर से, और पता लगा धारगावे सर ऑलरेडी इस बिज़नेस को करना शुरुआत कर दी है, मैंने कोई और काम करना शुरू कर दिए हैं। अब मेरी बात हो रही है तो मैं सर से बात करता हूँ, सर कि क्या आपके माध्यम से या आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारे प्लान को समझ कर सीख कर स्टार्ट कर सके, कि आपने नहीं किया कोई बात नहीं है, तो क्या आपकी नज़र में कोई ऐसा है? यहाँ पे इसे बोलते हैं बर्ड डॉग, आगे पढ़ने को मिलेगा बर्ड डॉग के विषय में। यानी आप जिससे बात कर रहे हैं, अगर वो मना कर रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, आप उनसे एक लाइन ज़रूर बोल दीजिएगा कि अगर आपको लगे कि ऐसा कोई काम कर सकता है, आपकी नज़र में कोई पढ़ा लिखा है, समझदार है, जो मोबाइल अच्छी तरह चलाना जानता है, तो उन्हें एक बार मेरे विषय में बताना ज़रूर, या उनको मेरा नंबर दे देना या आप उनका नंबर मुझे दे देना, ठीक है? आइए आगे बढ़ते, थोड़ा सा टाइम तो बहुत कम पड़ रहा है। नेक्स्ट पेज, कंटिन्यू मैम। जी मैम। सर ये तो हो चुका है। नो। ओके जी। अपने झूले की सीटें भर लें। अगर वह उसमें से कुछ पैसे अपनी पत्नी या स्नातक को हो चुकी बेटी के लिए कार खरीदने में लगाए, अगर वह उसमें से कुछ पैसे अपनी पत्नी या स्नातक हो चुकी बेटी के लिए कार खरीदने में लगाए तो कितना अच्छा रहेगा। या शायद मैं कुछ सुखद छुटपुट बातचीत कर सकता हूँ। नतीजा यह होगा कि जब वह अपने सारे पैसे उड़ा देगा और उसे दोबारा किसी सस्ती कार की जरूरत होगी, तो वह मुझे याद रखेगा। स्टीव पोलस्की कहाँ बैठा है, यह बात मुझे पता हो या ना हो, लेकिन मैं उसका नाम जानता हूँ, और यह भी कि उससे कब तथा कहाँ संपर्क करना है। और यह एक महत्वपूर्ण चीज है, यह एक ऐसी जानकारी है जिसके लिए आपको उसी तरह खुदाई करनी चाहिए जिस तरह आप सोने की करते हैं। यह इस लायक है कि वह उसे दोबारा फोन करे, शायद एक से ज्यादा बार करें। यह इस लायक भी है कि आप उसे
मेलिंग लिस्ट में रखें और दोबारा संपर्क करें। वेट मैम, वेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा है कि आपको उसी तरह खुदाई करनी चाहिए जिस तरह से आप सोने की करते हैं। सोने की मतलब जैसे अभी महिलाएं बहुत सारी होती हैं, अगर उनका कोई आभूषण गिर जाता है, आपको मालूम है वो किस प्रकार से एक जर्रे जर्रे बोलते हैं ना, जर्रे जर्रे में छान छान के ना खोई हुई वस्तु को खोजने का पूरा काम करती हैं। अलका मैम, क्या ये बात सही गलत है? यस सर। और कोई? सुमित्रा मैम, बिंदु मैम, आवाज़ आ रही है मेरी? सर सोने की चीज के साथ में वही होता है। जी मैम। जी सर, जब ज्वेलरी किसी की गुम हो जाती है तो जब ज्वेलरी किसी की कोई भी छोटा सामान गिर जाता है तो उसको हर जगह ऐसा जगह ढूंढता है जहाँ वो कभी गया भी नहीं था। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर भी आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, बिल्कुल वैसे ही फार्मूला अप्लाई करना है कि आपको जर्रे जर्रे में खोजना है कि क्या पता कोई सोने का हीरे का टुकड़ा आपको मिल जाए। और हम सब लोग गलती यही करते हैं, मतलब सरसरी निगाह से देखते हैं और चलते बनते हैं। यानी सामने वाला आया, हाय हेलो बोला, हमने कॉल किया, उसने उठाया, काट कर दिया, चल यार छोड़ इसको, आगे बढ़ते हैं। यानी आप पूरी तरह डीपली घुस करके उसके जहन से बात निकालने का प्रयास कीजिए, और एक बार में कोई बात निकलने वाली नहीं है। आप इस बात को यहाँ पे कवर कर सकते हैं कि जैसे अगर कोई चीज़ गिरी तो आप जानते हैं ना, उसको इतना घूर घूर के देखा जाता है और प्रयास किया जाता है कि उसको 2-3 बार 4 बार लगातार उसको बार बार देखा जाता है। ऐसा होता कि नहीं होता है? होता ही। तो ठीक उसी प्रकार से आपको अपने प्रोस्पेक्ट में भी वो प्रोसेस अप्लाई करना है। ऐसे अप्लाई कीजिए कि जैसे आप सोने को सर्च कर रहे हैं। टाइम हो चुका है 9:52। अगर आप लोग कहें तो मीटिंग को दोबारा ऑन करें, क्योंकि अभी 3 पेज इसके बाद है। क्या ऑन किया जाए या नहीं दिया जाए? कोई साथी? यस सर। यस सर। मतलब समझ में बात आ रही है आप लोगों को? यस सर। बिंदु मैम, हरिमोहन जी, जीतू सर, दारगावे सर, यस सर। कंटिन्यू किया जाए मैम। सर कंटिन्यू किया जाए, या थोड़ा धर्मेंद्र जी को भी मेरे को बता दीजिए कैसे एडिटिंग वीडियो बनाना है। गुरुजी, वीडियो एडिटिंग इतना कोई छोटी चीज़ नहीं है कि आता ही आपको बता दिया जाएगा। कोई बात नहीं, आए सर को बता दिया जाएगा। परसों आएंगे मीटिंग, बता दीजिएगा। कल तो रहेंगे कंपनी मीटिंग में। दोस्तों, मैं मीटिंग को ऑफ करता हूँ और पुनः ऑन करता हूँ। आप सभी साथी आइए, क्योंकि अब तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि कुछ वैल्यूएबल जानकारी मिल रही है? कोई साथी बताएंगे ज़रा? यस सर। यस सर। इस आदमी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे कि मैं दरअसल बहुत से लोगों का जिक्र कर रहा हूँ। जितने अधिक हूँ उतना ही बेहतर है। मैं जब से वाहन व्यवसाय में आया हूँ तब से 12,000 कारें और ट्रक बेच चुका हूँ। क्योंकि मेरे पुराने ग्राहकों को बेचने की संख्या लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उन 12,000 से अधिक बिक्रियों में से कितनी रिपीट सेल से हुई है, यह सब मेरे ब्यौरों में दर्ज है। मेरे पास खरीदार का ये कार्ड है। अगर मैंने किसी व्यक्ति को एक बार से अधिक कार बेची है तो कार्ड बता देता है कि कब और क्या और बाकी सारी बातें। तो आइए मान लेते हैं कि मेरी फाइल में 9,000 ग्राहकों के नाम हैं जिन्हें मैं कार बेच चुका हूँ। आप सोचेंगे कि 9,000 लोगों को डाक भेजना एक महंगा सौदा है। आपने सही सोचा। अगर मैं उन सभी को उच्च स्तरीय डाक भेजता हूँ, इसलिए इन दिनों डाक खर्च में भी बहुत सारा पैसा लग जाता है। लेकिन मेरी सेलिंग लिस्ट से भी ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि इसमें उन लोगों के नाम भी शामिल होते हैं जिन्हें मैंने अभी तक कुछ नहीं बेचा है।
इसलिए इन ब्यौरों को रखने और डाक भेजने में अच्छी खासी रकम लग जाती है। डीलर खर्च का एक हिस्सा, अच्छा हिस्सा चुकाता है, लेकिन मैं भी काफी चुकाता हूँ। सूची बनाना और उसे अद्यतन करना तथा डाक भेजना ऐसा काम है जो करने ही चाहिए। अगर आपके पास इस जैसी सूची कभी रही हो तो आप इसका मूल्य। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सूची बनाना और उससे अध्ययन करना। जो सूची आप बना रहे हैं उसका आपको अध्ययन भी करना है, और साथ के साथ क्या है कि डाक भेजना। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मैसेज करते हैं, कॉलिंग करते हैं, यानी हमें वो प्रोसेस प्रॉपर तरीके से अप्लाई करते रहना है जब तक हमारी सेल ना हो। और सेल होने के बाद भी रीसेल कब हुई दोबारा, ये हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो हमें इस चीज़ की मतलब प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए कि मैंने किसको क्या बेचा हुआ है। जब तक आप उसे नोट डाउन नहीं करेंगे तब तक आप इस चीज़ को मतलब बता नहीं पाएंगे किसी को। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप उसे नोट डाउन जरूर करें। नोट डाउन जब करेंगे तो जब अगली बार आप सेल कर रहे होंगे उन्हीं को या किसी और को, तो आपको याद होगा कि हमने फला व्यक्ति को पिछली बार क्या बेचा था। और यहाँ पे लिस्ट की बात दी गई है, तो सूची बनाना, उसे अध्ययन करना और मैसेज भेजते रहना चाहिए। ऊपर क्या था कि मैं उन लोगों के नाम भी शामिल हैं इसमें, मतलब इसमें उन लोगों के भी नाम शामिल हैं जिन्हें मैंने अभी तक कुछ नहीं बेचा है। हम लोग क्या करते हैं तो 2 4 5 बार बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, सामने वाला मना कर देता है, नहीं सुनता है, तो हम उससे ड्रॉप आउट कर देते हैं, मतलब उससे खुद दूरी बना लेते हैं। जबकि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए आगे देखते हैं। जी मैम कंटिन्यू। ले गए सर। प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र समझ लेंगे। ठोस प्रॉस्पेक्टों के इतने सारे नामों की सूची किसी सेल्समैन की सबसे मूल्यवान संपत्ति हो सकती है। वेट शायद आपके पास। देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि नामों की सूची किसी सेल्समैन की, यानी हम सभी लोग एक सेल्समैन हैं, और हम लोगों की सबसे ज़्यादा मूल्यवान संपत्ति क्या है, वो यही है, हमारी सूची है। अब ऐसे कितने साथी आप खुद से एनालाइज कीजिए कि आपके पास लिस्ट कितने लोगों की है। आप जिस इंडस्ट्री के अंदर में हैं, जिसमें आप बिज़नेस को अपना बड़ा करना चाहते हैं, अपनी इनकम को बड़े के बनाना चाहते हैं, अब आप नोट डाउन कीजिए कि आपके पास कितनी बड़ी लिस्ट है। अभी जहाँ पे इतने साथी हैं हमारे पास में, अगर बात की जाए तो अराउंड समथिंग बहुत, अगर हाईएस्ट लिस्ट होगी तो 200 प्लस की लिस्ट किसी की भी नहीं होगी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर उसमें कॉलिंग की और फॉलोअप की बात की जाए तो 10 से 12 नाम के सामने कुछ भी नहीं लिखा होगा। 10-12 नाम के अलावा किसी अन्य नंबरों के सामने कुछ नहीं लिखा होगा। ये आप लोग अपने आप से एनालाइज कीजिए। अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, रियल बात बता रहा हूँ कि अगर आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है तो उस 200 में से बड़े मुश्किल से 10 से 12 लोगों का नाम के सामने आपने लिखा होगा मेरी बात हुई है, हाँ बोले ना बोले, दोबारा बात करनी है, क्या करना, ऐसा हुआ होगा बस। क्या ये बात सही है? कोई साथी बता सकते हैं ज़रा, जो भी दिसंबर के बाद उन्होंने लिस्ट बनाई है? ठीक है सर, मुझे मालूम है आपकी बात आएगी, बट आपको यस सर, राइट। गुरुकुल से पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अक्सर यही हुआ होगा। अतुल जी, दारगावे सर। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए ये रियल बात है। सबसे अमूल्य यानी सबसे मूल्यवान संपत्ति हमारी क्या है? सूची है। हमने बना तो ली है, उस पर काम नहीं कर रहे हैं। और वो सोने वाली जो बात हुई थी कि हम इतना गौर से छान छान कर चलते हैं ना कि वो कहीं दिख न जाए, कहीं दिख न जाए। हम वो प्रक्रिया कब अपनाई करेंगे, कब लागू करेंगे अपने आप में? ओके मैम, कंटिन्यू। यस सर। शायद आपके पास इतने ज्यादा नाम नहीं होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कितनी भी बड़ी हो, यह उन लोगों की सूची है जो पहले ही खरीद चुके हैं और दोबारा खरीद सकते हैं। पूरे देश में करोड़ों प्रॉस्पेक्टों और किसी बड़े महानगर में कुछ लाख होंगे, लेकिन असल लोगों के विशिष्ट विवरण प्राप्त करना
नाम, पता, बाकी कोई चीज बेहद मूल्यवान है। मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आप इस बारे में शिकायत करने की आदत पाल रहे हों कि आपको आपसे मिलने क्यों नहीं आता। वेट, आपके पास यस सर। यहाँ पे क्या दिया है कि आप इस बारे में शिकायत करने की आदत पाल रहे हो कि कोई आपसे मिलने क्यों नहीं आता, मतलब कि आपकी टीम में आपके व्हाट्सएप पर आपको कॉल कोई क्यों नहीं करता। कारण यही होता है। ओके मैम, कंटिन्यू। यस सर। आपके पास एक लंबी प्रॉस्पेक्ट सूची पहले से ही है। आप उन्हें पाने के लिए क्या कर रहे हैं? आप पूछते हैं किन्हें? देखिए, शुरुआत में तो क्या आपके मित्र और रिश्तेदार जानते हैं कि आप इन दिनों कहाँ काम कर रहे हैं? आपकी जेब में उनके नाम की एक छोटी एड्रेस बुक है। यह एक प्रॉस्पेक्ट लिस्ट है जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप पहले से ही जानते हैं, लेकिन कुछ समय से आपने उनसे संपर्क करने के लिए क्या किया है? प्रॉस्पेक्टों का एक और अच्छा स्रोत यह है आपके चुकाए हुए बिलों की फाइल। मैं यह कह रहा हूँ कि आप जिन लोगों से सामान खरीदते हैं, वे आपके द्वारा बेची जाने वाली चीजों के लिए अच्छे प्रॉस्पेक्ट होने चाहिए। हर कोई कपड़े पहनता है, किसी मकान या अपार्टमेंट में फर्नीचर और उपकरणों के साथ रहता है, कार चलाता है और व्यवसायी जैसे गोश्त वाले, फूल वाले और तेल व्यवसायी ट्रकों का इस्तेमाल करते हैं। मैं जिन लोगों से सामान खरीदता हूँ, वे सभी मेरी सूची में हैं। मैं जब भी उनसे सामान खरीदने के लिए के सिलसिले में मिलता हूँ, तो हर बार उन्हें कार या ट्रक बेचने की कोशिश करता हूँ। मैं जब उन्हें पैसों का भुगतान तो एक बार फिर उन्हें यह बता देता हूँ कि मैं क्या बेचता हूँ, और मैं उसका उल्टा भी करता हूँ। अगर कोई आदमी मुझसे कार खरीदता है, तो मैं पता लगाता हूँ कि वह किसी कारोबार में है। जब मुझे उसके द्वारा बेची जाने वाली किसी चीज की जरूरत होती है, तो मैं उससे कुछ सामान खरीद लेता हूँ और उसे जता देता हूँ कि उसने मुझसे कार खरीदी है। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा गया है, बहुत बड़ी बात लिखी गई हुई है कि आपके चुकाए हुए बिलों की फाइल, जो भी आपने बिल चुकाए हुए हैं, जो भी आपने पेमेंट किया हुआ है, और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, जिनसे आप सामान खरीदते हैं, जिन लोगों से सामान खरीदते हैं, वो भी आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं। जिनको आप सामान बेच रहे हैं वो तो प्रोस्पेक्ट आपके हैं ही हैं। और दूसरी बात क्या है कि जिनसे भी मुलाकात होती है इनकी, उन्हें क्या बता रहे हैं कि वो अपने व्यवसाय के विषय में बता रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपने आप से बता रहे हैं कि मैं फला चीज़ बेच रहा हूँ। जैसे मान चलिए कि धारकावी सर किसी कारोबार के अंदर हैं और वो कुछ सेल करते हैं। अब मेरी इनसे मित्रता हो गई है, अब सर अपनी जानकारी मुझे ना दे और मैं जानकारी सर को ना दूँ, तो ना मैं सर के सामान को खरीद पाऊँगा और ना ही सर मेरा सामान कोई खरीद पाएंगे। यानी हमारा जो क्रय विक्रय होना सिस्टम है वो नहीं हो पाएगा। भले हम एक अच्छे दोस्त हों, एक अच्छे मित्र हों, बट जब तक हम एक दूसरे को प्रॉपर जानकारी नहीं देंगे तो हमारा क्या सेल आउट हो सकता है। क्या पता कब धारकावी सर को मेरी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए और क्या पता मुझे कब धारकावी सर की आवश्यकता पड़ जाए। तो इस प्रकार से जहाँ भी आप जा रहे हैं, अपना जो भी व्यवसाय है, जो आप काम कर रहे हैं, उनसे आप परिचय देते रहिए, बताते रहिए। जैसे वो बोलते हैं ना, 3 फुट के दायरे में, किसको किसको याद है ये बातें? 3 फीट के दायरे में क्या बोलते हैं इसको, किसी को याद है क्या? नहीं, 3 बाई 3 के घेरे में आपके जो आसपास आ रहे हैं, एरिया में आ रहे हैं, उन्हें मतलब खुशबू जानी चाहिए। जैसे वो सेंट की खुशबू होती है ना, जो भी आपके पास से गुजरते हैं, जो सेंट लगाए हुए होते हैं, उनको इस बात की भनक हो जाती है कि फला व्यक्ति ने फला मतलब इत्र लगाया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार से आपके माध्यम से भी इसकी खुशबू हो जानी चाहिए कि आप क्या करते हैं, कि आप क्या सेल करते हैं। ओके मैम, कंटिन्यू नेक्स्ट।
जी। जो खरीदा उसकी मैं कदर करता हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि हम इस तरह एक दूसरे के कपड़े धोकर जी सकते हैं, लेकिन आप जिन लोगों से खरीदते हैं उन्हें निश्चित रूप से आपकी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में रहना चाहिए। इसलिए अपने व्यक्तिगत बिलों की फाइल पर गौर करके देखें कि आप किसे अपना पैसा दे रहे हैं। शायद यह समय है कि वह आपको कुछ पैसे दें। सर आगे? पढ़िए पढ़िए। यस सर। जिराड का 2.50 का नियम हमेशा सक्रिय रहता है, और जब हम आपके गोश्त वाले या पेट्रोल पंप वाले या ड्राई क्लीनर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह सोचें कि वे एक दिन में कितने लोगों से बात करते होंगे। इन लोगों में से हर व्यक्ति ग्राहकों से बातचीत करता है और उनके बच्चों, दुर्घटनाओं या कारों के बारे में हल्की फुल्की बातचीत सुनता है। हो सकता है कि उनमें से कई यह भी जानते हों कि आप क्या बेचते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे यह बात जान लें। यह सुनिश्चित करें कि हर कोई जानता हो कि आप क्या बेचते हैं। यह काफी प्रारंभिक सलाह लगती है और शायद आप इसे पहले ही बहुत बार सुन चुके होंगे, लेकिन मैं बहुत से सेल्समैनों से टकराया हूँ जो कभी लोगों को करीबी मित्रों और रिश्तेदारों को छोड़कर नहीं बताते हैं कि वे क्या बेचते हैं। वे कहते हैं कि सेल्स पर्सन, खास तौर पर कार सेल्समैनों की छवि खराब होती है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं जीविका के लिए जो काम करता हूं उस पर मुझे गर्व है। यदि आप किसी कंपनी या उद्योग को सामान बेचते हैं तो आप सोच सकते हैं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है या इससे भी आपको मदद नहीं मिल सकती। मैं कहता हूं कि मदद मिल सकती है। जिराड के 2.50 के नियम को याद रखें, लेकिन लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि वे किसे जानते हैं और वे क्या कर सकते हैं। मैं एक सेल्समैन को जानता हूं जो $1,20,000 की कंप्यूटर सेवा सिर्फ इसलिए बेचने में कामयाब हुआ क्योंकि एक मित्र ने दूसरे मित्र को उसके बारे में बताया था। मेरा मानना है कि हर सेल्स पर्सन को अपने पैसे पर गर्व करना चाहिए। इसे इस तरह से देखें, 3.5 साल की उम्र से अब तक मैं 35 साल की उम्र से अब तक मैं 12,000 से। ओके, थैंक यू मैम। देखिए, अभी आपने पढ़ा ना, तो ये 2.5, ये 2.5 नहीं है, ये 250 का नियम है। जिराड कहते हैं कि आप जिस व्यक्ति को कुछ बता रहे हैं वो आपसे पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। दोनों चीज़ें प्लस पॉइंट है। देखिए यहाँ पे वो आपसे पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। जैसे आप इससे बातचीत कर रहे हैं तो सामने वाला आपसे नाराज़ हो रहा है या खुश हो रहा है। तो उन्होंने औसत बताया है कि जो व्यक्ति आपसे नाराज़ होता है और जो व्यक्ति आपसे खुश होता है वो कम से कम 250 लोगों को आपके विषय में बताता है। इसके पीछे हम लोग जब पढ़ेंगे कभी 250 का नियम क्या है, किस प्रकार से काम करता है, आगे आते हैं। ये शायद लास्ट पेज होगा जी। कंटिन्यू मैम। यस सर। प्रभावशाली सेलिंग के सूत्र। अधिक नई कारें और ट्रक बेच चुका हूँ। क्या आप जानते हैं कि उन कारों को बनाने के लिए कितने लोगों को नौकरियां मिली होंगी? कितने स्टील का उत्पादन हुआ होगा? जनरल मोटर्स और उसके हजारों सप्लायरों ने कितना पैसा बनाया होगा सिर्फ उससे जो मैंने किया था। करोड़ों डॉलर। सेल्समैन पहियों को घुमाते हैं क्योंकि
अगर हम लोग सामान को सेल्फ से स्टॉक रूम और वेयर हाउसों से घरों या ऑफिसों तक नहीं पहुंचाएंगे तो पूरा अमेरिकी तंत्र ठप हो जाएगा। तो हर किसी को बताएं कि आप एक सेल्समैन हैं और यह भी कि आप क्या बेचते हैं, और जब आप उनसे कुछ खरीदें तो आप उनके साथ किसी तरह की अदला बदली, किसी तरह का आपसी सौदा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बस कभी कभार उन्हें बता दें कि आपके पास उनके लिए कोई चीज है जिससे वे जरूरत पड़ने पर किसी भी समय खरीद सकते हैं, और आप उनसे बिक्री नहीं बल्कि जानकारी चाहते हैं। यदि आप आभूषण बेचते हैं तो जब आप सुनते हैं कि किसी की पढ़ाई पूरी होने वाली है तो आप जान जाते हैं कि अगर इससे एक घड़ी या कॉकटेल रिंग की बिक्री की संभावना बन जाती है। अगर आप कार बेच रहे हो तो जब आप सुनते हैं कि किसी आदमी की कार तबाह हो गई है तो आप अफसोस जता सकते हैं, लेकिन यह भी दिमाग में रखें कि इस आदमी को दूसरी कार की जरूरत पड़ने वाली है और उसे शायद इसके भुगतान के लिए किसी बीमा कंपनी से मोटा चेक भी मिलने। इसलिए गोश्त वाले और किराने वाले को ना भूलें। फेरिस झूले की उन सीटों को भरने में आपकी मदद कर सकते हैं। वे उन बीजों को उपजाऊ मिट्टी में बोने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप चाहे इसे किसी भी तरह से देखें, इसे ही मैं बेचने की पेशेवर पद्धति मानता हूँ। अब उन सीटों को भरने, बीजों को बोने या स्पगेटी को दीवार पर चिपकाने के लिए मेरे कुछ दूसरे तरीकों के बारे में विस्तार से जान लें। आप इसकी और चाहे जैसे भी देखें, या ऐसे तरीके हैं जो आपकी जेब में पैसे लाएंगे। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच सकें उसे अपने फेरिस झूले पर बैठा लें। ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि जो आपकी जेब में पैसे लाएंगे, कौन लाएंगे? आप जिसकी ओर, आप इसकी ओर चाहें, मतलब जिसकी ओर चाहें या जिसकी ओर आप देखें तो आप उसके माध्यम से अपने जेब में पैसे ला सकते हैं। लेकिन जो तरीके यहाँ पर बताए गए हैं, अगर आप उस तरीक़ों को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर कुछ खास तरीके बताए गए हैं, उसको आप दोबारा से एक बार रिवाइज़ कीजिएगा अपने आप से, अगर आपने नोट डाउन किया होगा, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। तो ऐसे कितने साथी हैं जो थोड़ा सा अपना फीडबैक देना चाहेंगे, क्योंकि टाइम तो हो चुका है, मीटिंग हम लोग ऑफ करेंगे, कि इस पुस्तक की जो फ़ोटो थी उसमें आपको क्या समझने को मिला, क्या सीखने को मिला आज की मीटिंग से? कोई साथी? अतुल सर, बिंदु मैम, सुमित्रा मैम, डीके सर, धारगावे सर, बीर बालक जी, क्या अच्छा लगा आपको? कोई साथी? चलिए, डीके सर पहले चले गए, गुड जी। सुमित्रा मैम जी। जी सर, आज की जो बुक मैम ने पढ़ी है और आपने डिटेल बताए हैं, तो होता ही है कि हम लोगों ने प्रोस्पेक्टिंग का लिस्ट तो बना लेते हैं और कॉलिंग भी उनको करते हैं। सभी लोगों को कॉलिंग भी नहीं जाती है, अगर एक दो लोग फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं तो उनसे बात भी दोबारा से बात भी नहीं हो पाती है। लेकिन उनका नाम लिस्ट से निकाल दिया था कि वो कॉल नहीं करने, पर मना कर देते तो हम लोग मान जाते हैं, लेकिन यहाँ वो नहीं करना है। इसमें बताया गया कि यदि आप किसी की लिस्ट यदि बना रहे हैं, डायरी मेंटेन कर चुके हैं, वो नंबर आपके मतलब आपके पास वो रहेगा, यानी माइनस प्लस दोनों के लिए है कि कोई ना करता है उसका भी नंबर है, हाँ करता है उसका भी नंबर, और सब पे आपको बात करने जब उसका समय आएगा तो खुद ही मिलेगा, क्योंकि आपके कहने से वो नहीं लेने वाला है। उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो लेगा ही लेगा। इस तरीके से जो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका बताया गया है सर। और जो झूले वाले आपने बताया कि एक उतरते हैं और एक चढ़ते हैं, इनके पुराने वाले लोग थोड़ा सा स्थिर होते हैं तो नए वाले लोगों को आप जगह देते हैं, तो होता है अपनी टीम में, या फिर ये होना चाहिए। बस हम लोग पुराने लोगों पे बार बार फोकस करते हैं, आप ही मीटिंग में आइए, आप ही मीटिंग में आइए। अगर नए लोग कोई कहते हैं तो उन पर फोकस कम जाते हैं, अगर जाते भी हैं तो इस तरह ये बताया गया कि आप पुराने वाले जो आ रहे, ठीक है,
अगर वो नहीं है तो उनके पीछे बहुत मत पड़िए, आप नए की तलाश करिए कि नए लोग आके उस झूले पे बैठेंगे, यानी आना और जाना लगा रहेगा लोगों को। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू मैम। दारगावे सर, कुछ आप रोशनी डालेंगे? जी सर। सर ये मैम ने जो बताया सही बात है, झूले का जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। और ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं कि उसको अपना तरीका चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने जिस हिसाब से जिस तरीके से काम करवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो हिसाब से हमें करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छा मीटिंग रहा आपका, सीखने को मिला सर, बहुत सीखने को मिला। और इस तरीके से अगर हम लोग काम करते तो आगे बढ़ते। ओके, थैंक यू। कोई और साथी जो अपनी बात कर सकते हैं? अतुल जी, या मीटिंग को ऑफ किया जाए? 20 तक हम लोग ऑफ कर देंगे। बिंदु मैम जी, आप बताइए। बिंदु मैम जी, आपकी अपलाइन साहिबा जो हैं, उन्होंने कितनी अच्छे से पढ़ाई की है, मतलब उन्होंने कितना अच्छा पढ़ा है, क्या अच्छा लगा मैम आपको? जी सर, मैम ने बहुत अच्छे से बताई है। आपको समझ में आया मैम? हाँ जी सर, समझ में भी आया। गुड। जो पीछे वाले जो हैं, जो पहले जिसको जो लीडर को पहले लाए हैं और वो मेरे कॉल नहीं उठा रहे हैं, मेरे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनके पीछे हमें नहीं पड़ना है और नए ब्लड को लाना है। हाँ, इनको भी मतलब फॉलो पे रखना है। नए पे काम कीजिए, फिर पुराने वाले पे काम कीजिए, फिर नए पे काम कीजिए, फिर पुराने पे काम कीजिए, यानी सबको गैप मिलता रहे और सब पे आपकी फॉलो पड़ती रहे। ऐसा नहीं कि आपको एक ही व्यक्ति को पकड़ के बैठ जाना है। ठीक है, अतुल जी, कुछ आप कहना चाहेंगे? चलिए, मुझे लग रहा है कि अब साथी नहीं कुछ